to get notifications about latest uploads. So let's start. RPP is a payment gateway routing engine to be utilized by all departments and organizations under the aegis of state government for all their banking needs for collection of funds or disbursement of funds. Before moving to next, I would like to clear you few things कि आरपीपी पिक्चर में क्यों आया. बेसिकली अगर किसी डिपार्टमेंट को कलेक्शन ऑफ फंड्स करना है, किसी सर्विस के अगेंस्ट में कोई सिटीजन्स को ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी देनी है, या डिपार्टमेंट्स को अपने बैंक अकाउंट से सिटीजन्स के बैंक अकाउंट में डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करना है, तो डिपार्टमेंट को रिस्पेक्टिव पेमेंट गेटवे से डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ता है या रिस्पेक्टिव बैंक से डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़ता है. अगर ये सिस्टम कंप्लीटली ऑनलाइन किया जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी ने एक सॉल्यूशन डिजाइन किया जहां सारा इंटीग्रेशन जो पेमेंट गेटवे से है या बैंक से है सेंट्रलाइज किया गया. कि आज आरपीपी के पास मोर देन 10+ पेमेंट गेटवेज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड हैं और किसी भी डिपार्टमेंट को उनमें से कोई सा भी पेमेंट गेटवे अगर कोई चाहिए तो वो डिपार्टमेंट सिर्फ आरपीपी से इंटीग्रेट करेगा और आरपीपी के थ्रू होता हुआ उस पेमेंट गेटवे तक रिक्वेस्ट रूट हो जाएगी. तो बेसिकली आरपीपी एक पेमेंट गेटवे रूटिंग इंजन है. जहां बैंक की बात है डीबीटी के केस में या डिसबर्समेंट के केस में, तो आरपीपी ने सारी बैंकों से इंटीग्रेशन किया हुआ है और किसी भी विभाग के पास अगर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो भी डिपार्टमेंट को आरपीपी से सिंगल इंटीग्रेशन ही करना है और उसकी रिक्वेस्ट आरपीपी के थ्रू होते हुए कंसर्न बैंक तक पहुंचा दी जाती है. कंसर्न बैंक जो रिस्पॉन्स देता है, सारा कोऑर्डिनेशन कंसर्न बैंक से या पेमेंट गेटवे से आरपीपी की टीम करती है, आरपीपी का सॉल्यूशन करता है. तो इस तरह से डिपार्टमेंट की जो हेजल है, जो उनको समस्याएं हैं कि डिफरेंट पेमेंट गेटवे से बात करनी है, पैसे आए नहीं आए, पैसे ट्रांजेक्शंस का क्या हुआ, ये सब चीज सेंट्रलाइज कर दी गई आरपीपी के अंदर. बैंक्स और पेमेंट गेटवेज के लिए ये एडवांटेज रहा कि उन्हें सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया कि उनके सारे सॉल्यूशंस आरपीपी से ही इंटीग्रेट होते हैं और फर्दर डिपार्टमेंट तक जाते हैं. सिक्योरिटी इश्यूज कम हो गए कि सारे सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो आरपीपी के ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं क्योंकि सारी रिक्वेस्ट आरपीपी से ही इनिशिएट हो रही है. नेक्स्ट मूव करें, हम फीचर्स के बारे में बात करें तो सिंगल पॉइंट ऑफ टेक्निकल इंटीग्रेशन है आरपीपी और डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन के बीच में. कोई सेपरेट एग्रीमेंट्स नहीं करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को बैंक या पेमेंट गेटवे से. सारे कलेक्शंस जो हैं वो T+1 में सेटल होते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट्स में. MDR दैट इज मर्चेंट डिस्काउंट रेट और कन्वीनियंस फीस जो है वो पर ट्रांजेक्शन मिनिमल है बिकॉज सारे नेगोशिएशन सेंट्रलाइज आरपीपी के लेवल पे किए जाते हैं. तो जो भी MDR या कन्वीनियंस फीस रिस्पेक्टिव बैंक्स या पेमेंट गेटवेज इंप्लीमेंट करते हैं वो हम सेंट्रलाइज लेवल पे नेगोशिएशन करके मिनिमम लेके आ जाते हैं जिससे ना कंज्यूमर पे बोझ जाए ना डिपार्टमेंट पे ज्यादा बोझ रहे. सारी MIS स्टैंडर्डाइज हैं, डिफरेंट टाइप की क्वेरी APIs अवेलेबल हैं. सारा सिस्टम API बेस्ड डिजाइन किया गया है जहां ट्रांजेक्शन स्टेटस से लेकर रिपोर्टिंग तक कंप्लीटली APIs के थ्रू कॉल होती हैं. डेली रिपोर्टिंग, सेटलमेंट्स, रिकंसिलिएशन और रिफंड्स के एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स हैं जो आरपीपी में इनेबल्ड हैं. आरपीपी के सेगमेंट्स की बात करें या मॉड्यूल्स की बात करें तो बेसिकली देयर आर 2 डिफरेंट मॉड्यूल्स, रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट्स. रिसिप्ट्स को हम समझें तो डिपार्टमेंट्स को जो अपने सिटीजन से कलेक्शन करने हैं अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ सर्विस. एग्जाम्पल लें तो लेबर डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं शॉप रजिस्ट्रेशन जैसे. यूनिवर्सिटीज अपनी सर्विस देती हैं कि वहां पर नए एडमिशन्स होते हैं, रिन्यूअल ऑफ एडमिशन्स होते हैं. कुछ डिपार्टमेंट्स रिक्रूटमेंट्स निकालते हैं तो वहां रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट में कुछ फीस जमा होती है. ये सभी सर्विसेज में कंज्यूमर्स या सिटीजन्स को कुछ फीस पे करनी होती है डिपार्टमेंट को ऑनलाइन मोड में. तो रिसिप्ट मॉड्यूल वो डिपार्टमेंट्स यूज करेंगे जहां उन्हें अपने कंज्यूमर से कोई सर्विस के अगेंस्ट में पैसा कलेक्ट करना है. डिपार्टमेंट के पास एडवांटेज ये है कि सारे फंड्स रिस्पेक्टिव बैंक अकाउंट्स में डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट्स में T+1 बेसिस पर सेटल होते हैं. यहाँ पर आरपीपी या कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ आईटी कुछ भी बीच में अपने पास
कोई फंड नहीं लेता। डिसबर्समेंट ऑफ फंड की बात करें तो ये वो डिपार्टमेंट यूज करेंगे सॉल्यूशन को जहां उन्हें अपने बैंक अकाउंट से रिस्पेक्टिव बेनिफिशियरीज या वेंडर्स के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने हैं। ये सारा सिस्टम डिजिटली साइंड पेमेंट फाइल्स पर बेस्ड है और डिजिटली साइंड पेमेंट फाइल्स डायरेक्टली एपीआई के थ्रू बैंक्स पर ट्रांसफर होती हैं। सबसे पहले हम रिसिप्ट सेगमेंट को लेंगे या कलेक्शन सेगमेंट को लेंगे। तो कलेक्शन सेगमेंट फैसिलिटेट करता है यूजर्स को ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए यूजिंग डिफरेंट ऑप्शंस, जैसे कि यहाँ दिख रहे हैं। नेट बैंकिंग 70 से ज्यादा बैंक्स की नेट बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, भीम, यूपीआई, भारत क्यूआर, एईपीएस, कैश कार्ड्स, वॉलेट्स, आईएमपीएस और एनईएफटी आरटीजीएस, ये सभी पेमेंट मोड्स अवेलेबल होते हैं सिटीजन को। सिटीजन के पास ऑप्शन है इनमें से किसी भी पेमेंट मोड के थ्रू वो किसी भी फीस का पेमेंट करना चाहे तो कर सकता है। प्रोसेस फ्लो कलेक्शन का इस तरह से होता है कि कंज्यूमर जो है वो डिपार्टमेंट की साइट पे जाएगा और किसी न किसी सर्विस को अवेल करेगा, किसी सर्विस के अगेंस्ट में फॉर्म भरेगा। हम लेबर डिपार्टमेंट की सर्विस ही लें जहाँ शॉप रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है। शॉप रजिस्ट्रेशन की एक रिक्वेस्ट लगाता है कंज्यूमर और कंप्लीट रिक्वेस्ट फिलअप करने के बाद में उसको एक मेक पेमेंट का ऑप्शन होता है जो उसको मिनिमल फीस डिपार्टमेंट को पे करनी है। जब मेक पेमेंट क्लिक करेगा तो कंज्यूमर की रिक्वेस्ट लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से निकलते हुए आरपीपी पे पहुंचेगी और आरपीपी उसको डिफरेंट डिस्प्ले ऑप्शंस मोड्स डिस्प्ले करेगा जहां डिफरेंट नेट बैंकिंग्स होंगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्यूआर, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। कंज्यूमर उनमें से जो भी मोड सेलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर की रिक्वेस्ट पेमेंट गेटवे से होते हुए इश्यूइंग बैंक तक जाती है और वहां पर इश्यूइंग बैंक पे जाने के बाद कंज्यूमर उसमें अपना क्रेडेंशियल्स डाल के या कार्ड की डिटेल्स डाल के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करता है और इन रिटर्न ट्रांजेक्शन इसी रूट से होते हुए डिपार्टमेंट की साइट तक वापस पहुंचता है। डिपार्टमेंट की साइट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद में उसकी एक ट्रांजेक्शन रिसिप्ट दिखाती है जो कि कंज्यूमर को प्राप्त हो जाती है। अगर इस प्रोसेस में कहीं भी कोई ब्रेक है, अगर ट्रांजेक्शन पेंडिंग रह गया तो भी सिटीजन के पास ऑप्शन है कि वो डिपार्टमेंट की साइट पे जाकर ट्रांजेक्शन को का स्टेटस चेक कर सकता है, क्लिक करके चेक करके वेरीफाई कर सकता है ट्रांजेक्शन का और वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट भी इसी मोड से आरपीपी के थ्रू होते हुए पेमेंट गेटवे तक या बैंक तक जाती है और रिस्पांस भी इसी मोड से वापस डिपार्टमेंट की साइट तक पहुंचता है। नेक्स्ट डे पेमेंट गेटवेज या बैंक्स जो भी फंड कलेक्ट हुआ उसको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एज पर टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड, जो T+1 है। एट प्रेजेंट आरपीपी में कलेक्शन सर्विसेज को ऑफर करने के लिए 12 से ज्यादा पेमेंट गेटवेज अपनी सर्विस दे रहे हैं जिनमें बिलडेस्क, पेयू, पेटीएम, रेजर पे, इंजेनिको, एयर पे, एसबीआई ई पे, वर्ल्ड लाइन, इजी टैप, डिजिट सिक्योर, फिनेकस, पिंक पे, आईएसजी ये अवेलेबल हैं। कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे फिनेकस सिर्फ यूपीआई और क्यूआर की सर्विस दे रहे हैं, डिजिट सिक्योर एईपीएस की सर्विस दे रहा है, पिंक पे एईपीएस दे रहा है, बिलडेस्क, पेयू, पेटीएम जो है वो कंप्लीट पेमेंट गेटवे सॉल्यूशन दे रहे हैं। आरपीपी के 11 से ज्यादा बैंकों के साथ डायरेक्ट नेट बैंकिंग इंटीग्रेशंस भी हैं जहां पर नेट बैंकिंग के अगेंस्ट में कोई चार्जेस नहीं है, कोई एमडीआर नहीं लिया जाता। ये सारी नेट बैंकिंग कंप्लीटली फ्री है सिटीजन और डिपार्टमेंट्स के लिए, जिसमें एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, सीबीआई मेजर बैंक्स जो राजस्थान की हैं वो कवर हो रही हैं। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ओबीसी ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी इसमें कवर्ड हैं। आरपीपी कलेक्शन सेगमेंट को अगर हम ट्रांजेक्शन बेसिस पे देखें तो 38+ ऑर्गेनाइजेशंस के 240 से ज्यादा अकाउंट्स हमारे पास इस वक्त ऑनबोर्डेड हैं जिनमें की कलेक्शंस आ रहे हैं और आज तक के कलेक्शन जो दिसंबर 2016 से स्टार्ट हुए थे लगभग 12,000 करोड़ रुपए आज तक कलेक्ट हुए हैं इस मॉड्यूल के थ्रू। और जहां तक आज की बात है तो आज 59 लाख रुपीज का कलेक्शन हुआ। तो डे बेसिस पे डैशबोर्ड पे ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए। कलेक्शंस के ट्रेंड्स को देखें तो आधार पे या अदर पेमेंट मोड जो अवेलेबल है इन सबके ट्रांजेक्शंस का अकाउंट देखेंगे तो आप देखेंगे नेट बैंकिंग के 67% ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, डेबिट कार्ड 21% होल्ड करता है, क्रेडिट कार्ड 2% है, कैश कार्ड 4% है, यूपीआई 1.85% है,
जब इस सिस्टम में यूपीआई स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे यूपीआई बहुत कम था। आज यूपीआई लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो यूपीआई की ट्रांजेक्शन्स बढ़ने लग गए हैं। तो नेट बैंकिंग इज मेजर स्टेक होल्डर, जहाँ पे कि लोग सबसे ज़्यादा नेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं। ये पूरा एक ब्रेकअप आरपीपी के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स हुए उन सबका दिखाया गया। अब हम बात करेंगे डिसबर्समेंट सेक्शन की, कि डिसबर्समेंट मॉड्यूल कैसे काम करता है और क्या है। Disbursement module is used by department for making payments to different parties, vendors, users in their bank accounts using flat file system. There is tight integration between banks, RPP, and departments. The process of all fund payout from within their core applications using various REST APIs available. यहाँ बैंक, आरपीपी और डिपार्टमेंट की जो कोर एप्लीकेशन है डायरेक्टली एक दूसरे के साथ टाइटली इंटीग्रेटेड है, कि डिपार्टमेंट अपनी एप्लीकेशन में जो भी पेमेंट फाइल्स बनेंगी, जो पेमेंट करना चाहते हैं उसकी एक फ्लैट फाइल बनाए, उसको डिजिटली साइन करे और एनक्रिप्टेड फाइल को एपीआई के थ्रू आरपीपी को दे। आरपीपी इन टर्न उस फाइल को बैंक तक पहुंचा देगा। तो सिंगल इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी इंप्लीमेंट हुई कि सारे इंटीग्रेशंस जो हैं डिपार्टमेंट और आरपीपी के बीच में वो सिंगल हुए। डिपार्टमेंट ने आरपीपी को जब फाइल ट्रांसफर की तो बताया कि मुझे इस बैंक में ये फाइल पहुंचानी है, मुझे एसबीआई में पहुंचानी है, मुझे पीएनबी में पहुंचानी है, और आरपीपी का सिस्टम इस चीज को टेक केयर करता है कि एसबीआई के या पीएनबी के या बीओबी के सिस्टम तक ये फाइल कैसे पहुंचाई जाएगी और उनके बीच में क्या कम्युनिकेशन होगा। इन टर्न हर फाइल के रिस्पेक्ट में एक्नॉलेजमेंट्स और फाइनल स्टेटस जो है वो बैंक और आरपीपी के बीच में एक्सचेंज होता है, और फिर इन आरपीपी उस स्टेटस को कंसर्न डिपार्टमेंट के एप्लीकेशन पे भी पुश करता है। आरपीपी के डिसबर्समेंट सेक्शन के फीचर्स हैं: एलिमिनेट्स एग्जिस्टिंग मेथड्स ऑफ डिसबर्समेंट लाइक चेक, मैनुअल फंड ट्रांसफर, एनईएफटी, आरटीजीएस और नेट बैंकिंग। बेसिकली पहले सभी डिपार्टमेंट्स अपने कंज्यूमर्स या वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए चेक से पेमेंट करते थे। ये अगर पंचायती राज देखा जाए राजस्थान में सरकार में, तो हर पंचायत अपने वेंडर्स को पेमेंट करने के लिए चेक से पेमेंट करती थी। जब से ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ है तो ई पंचायत जो एप्लीकेशन है डिपार्टमेंट की कोर एप्लीकेशन, उसी में ये सिस्टम को इंटीग्रेट कर दिया गया कि ग्राम सेवक या सरपंच अपनी एप्लीकेशन के अंदर जब मेक पेमेंट बटन दबाते हैं तो वहीं पर एक फ्लैट फाइल बनती है और आधार बेस्ड ओटीपी यूजर से मांगा जाता है, जो सरपंच या ग्राम सेवक हैं उनसे, जो सिग्नेटरी अथॉरिटीज हैं उस अकाउंट पर। फाइल एनक्रिप्ट होती है उनके आधार बेस्ड ई साइन से और आरपीपी के थ्रू होते हुए बैंक के सर्वर पे अपलोड हो जाती है। डिपार्टमेंट जो है वो रेस्ट एपीआई कंज्यूम करते हैं आरपीपी की कम्युनिकेट करने के लिए आरपीपी, और इंटर्न आरपीपी उस बैंक से जो है वो अपने इंटीग्रेशंस को यूज करता है। इन प्रेजेंट सिनेरियो लगभग 52 बैंक्स, जिसमें से 21 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं और 31 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, वो आरपीपी के साथ इंटीग्रेटेड हैं। एनक्रिप्शन मेथोडोलॉजी जो यूज की गई वो आधार एंड डिजिटल सिग्नेचर बेस्ड ई साइन यूज किया गया, चाहे डोंगल बेस्ड एनक्रिप्शन यूज किया जाए या आधार बेस्ड एनक्रिप्शन हो। कम्युनिकेशन मेथोडोलॉजी है एपीआई बेस्ड फाइल एक्सचेंज होता है। डिपार्टमेंट फाइल जो है वो एपीआई पे पुश करता है और बैंक उस आरपीपी उस फाइल को लेकर कंसर्न डिपार्टमेंट की कंसर्न बैंक की साइट तक पहुंचाती है आरपीपी। आरपीपी के डिसबर्समेंट सेगमेंट के ट्रांजेक्शन की बात किया है तो आज बड़े बड़े 10 डिपार्टमेंट्स, जिसमें कि पंचायती राज स्वयं ही बहुत बड़ा है, जिसमें कि 10,000 ग्राम पंचायतें हैं, इनके 7,000 से ज्यादा अकाउंट आज आरपीपी के थ्रू ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और टोटल ये सिस्टम स्टार्ट हुआ अप्रैल 2017 में, तब से लेकर आज से 21,000 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट किया जा चुका है सिस्टम में। और आज की बात करें तो आज संडे का दिन है और 19 लाख रुपए आज इस सिस्टम से ट्रांसफर किए गए हैं। तो अगर आप देखें सिस्टम की ब्यूटी, तो आज संडे का दिन है, कोई पेमेंट बैंक से नहीं होता, बट यूजर फ्री है किसी भी फाइल को भेजने के लिए। यूजर को जो भी ग्राम पंचायत या विभाग को जो भी पेमेंट कर रहे हैं अपने वेंडर्स को या यूजर्स को, वो अपनी फाइल बनाएगा, पेमेंट करेगा, पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करेगा और फाइल बनने के बाद में डिपार्टमेंट के सर्वर पे बैंक के सर्वर डिपार्टमेंट के सर्वर से आरपीपी के थ्रू होते हुए बैंक के सर्वर पे पहुंचा दी जाएगी।
बैंक का जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन वर्किंग डे है उस दिन वो फाइल प्रोसेस होगी और रिस्पॉन्सेज डिपार्टमेंट तक वापस पहुंचा दिए जाएंगे। जहां तक हम बात करते हैं आरपीपी में डिसबर्समेंट में ट्रेंड्स की, तो जैसे आप देख रहे हैं मैक्सिमम ट्रांजेक्शंस, लगभग 88% ट्रांजेक्शंस बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू रूट होते हैं। राजस्थान में बैंक ऑफ बड़ौदा एक लीड बैंक है। सेकंड नंबर पे आती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 5.9% ट्रांजेक्शंस रूट हो रहे हैं। थर्ड नंबर पे राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है जो 1.4% ट्रांजेक्शंस रूट हो रहे हैं। फिर बाकी बैंक्स हैं पंजाब नेशनल बैंक, ओबीसी, एचडीएफसी, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसी तरह से सीकर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी है जिसका भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो नागौर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक भी है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कोऑपरेटिव बैंक्स और पीएसयूज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूड की गई हैं सिस्टम में, उनके थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। यहाँ मैंने आपके सामने कुछ लिस्ट किए हैं, टॉप जो है बैंक्स हैं। सिस्टम में कुछ चीजें आने वाले समय में हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, जिसमें से कि एक है आधार बेस्ड डिसबर्समेंट, दूसरा है अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन एपीआईज और वेब सर्विस विद डिफरेंट बैंक्स, और एक सिस्टम जो अभी हम यूएटी मोड में चला रहे हैं, टेस्टिंग मोड में चल रहा है, अकाउंट स्टेटमेंट थ्रू एसएफटीपी। कुछ बैंकों से हमें स्टेटमेंट्स मिलने लग गए हैं। जो भी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स हैं उन सबके स्टेटमेंट्स फ्लैट फाइल्स के थ्रू, एसएफटीपी के थ्रू हमें प्राप्त होते हैं, और ये स्टेटमेंट लेकर डिपार्टमेंट्स अपने अकाउंट्स को डेली बेसिस पे रिकंसाइल कर रहे हैं। तो आज के सेशन में बस इतना।